ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं अबाउट स्केल, और स्केल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था स्केलिंग, कौन कौन सी स्केलिंग होती है। हमने पढ़ा था एक्चुअल साइज स्केल, एनलार्जिंग साइज स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल, 3 तरह की स्केलिंग हमने सीखी थी। और हमने सीखा था अबाउट आरएफ। आरएफ के बारे में पढ़ा था, हम डिटेल इंफॉर्मेशन ली थी आरएफ के बारे में। और आरएफ के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन ली थी, और साथ साथ में हमने टाइप्स ऑफ स्किल के बारे में पढ़े थे। हमने 6 तरह के स्किल पढ़े थे। कौन कौन से स्केल पढ़े थे? प्लेन स्केल पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था डायगोनल स्केल, हमने पढ़ा था वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और आइसोमेट्रिक स्केल। यानी कि हमने 6 तरह के स्केल्स पढ़े थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन स्केल। क्या स्टार्ट करेंगे? प्लेन स्केल। और इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा यूनिट कन्वर्शन थोड़ा आपको आना चाहिए। तो पहले वो सारे यूनिट्स आप नोट डाउन करेंगे, सारे कन्वर्शन आप नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद हम प्लेन स्केल पे जाएंगे। तो सारे कन्वर्शंस मैं आपको दे रहा हूँ बोर्ड पे लिख के, आप पहले नोट डाउन करेंगे और उसको बिल्कुल आपको याद करना है। क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होंगे तो आप एक भी क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर स्केल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो ये सारे कन्वर्शंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास से जब भी आप आएंगे सारे के सारे कन्वर्शंस आपको बिल्कुल याद हो। ठीक है, तो पहला है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10। इसको किलोमीटर को आप लिखेंगे के एम से। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। HECTOMETRE। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, इसे HM से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, फिर 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? ये होते हैं 10 डेकामीटर। DECAMETRE, 10 डेकामीटर। एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। वन डेका मीटर बराबर 10 मीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? इसमें होते हैं 10 डेसीमीटर। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। सर ये डेकामीटर है कि डेकोमीटर है? डेका, DECA, डेका मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसमें होते हैं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। सब पहले यहाँ तक नोट डाउन करें। यहाँ तक आपसे नोट डाउन हो जाता है, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको।
सबने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस सर। अब अगर यूनिट्स की बात करें यार्ड की, 1 यार्ड बराबर कितना होता है? किसी को पता है यार्ड? यार्ड नाम सुना है कहीं आपने? क्या सर, वो क्रिकेट ग्राउंड में सुना है ना? हाँ, क्रिकेट ग्राउंड में जो सर्कल होता है वो 30 यार्ड का होता है ना? उससे जनरली यार्ड में बोलते हैं, 30 यार्ड का सर्कल, तो उसे बोलते हैं यार्ड। अब यार्ड को मैं अगर फुट में कन्वर्ट करूंगा, फीट में, सर तो 1 कितने यार्ड फीट होते हैं एक यार्ड में? एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 3। 3 फीट। एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? बताओ। 2.54। अरे इंच की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। 12 12 12। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। और 1 इंच में कितना होता है सेंटीमीटर? 2.54 है ना? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसके साथ साथ एक यूनिट और कभी कभी आ जाती है न्यूमेरिकल में, हेक्टर। एक हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक हेक्टर में कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। ये भी न्यूमेरिकल में आता है, तो आपको इसके अलावा कुछ यूनिट आएगी तो मैं आपको तुरंत बता दूं। बेसिक मेन यूनिट से ही है। 95% या 99% क्वेश्चन आपके इसी यूनिट्स में होंगे। तो ये सारे यूनिट्स में आपस में कन्वर्शंस आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोर्ड पे नोट डाउन आपको कराएंगे, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे नेक्स्ट क्लास से, फिलहाल एक क्वेश्चन तो मैं आज कराऊंगा आपको, फिर भी नेक्स्ट क्लास से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारे कन्वर्शंस आपको याद होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छे बताएं, यहाँ तक सब नोट डाउन कर लिया है? नो सर। यस सर। कर लिया है? नो सर, अभी तक नहीं किया। चलो कर लो नोट डाउन फटाफट पहले। सबका हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया मेरा। चलो रब कर दूं फिर इसको मैं। कर दो सर। ठीक है, अब हम चलेंगे पहले स्केल पर। पहला स्केल कौन सा है? प्लेन स्केल। पहले प्लेन स्केल को थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर हम मुझसे क्वेश्चन करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे हम, ठीक है? तो पहला जो टॉपिक है, यानी कि पहला जो स्केल है वो प्लेन स्केल। डालिए कॉपी में हेडिंग प्लेन स्केल। पहला जो टॉपिक है वो है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल को कब हम ड्रॉ करते हैं, कोई बताएगा? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। कोई बताएगा प्लेन स्केल क्या होता है और प्लेन स्केल को हम कब ड्रॉ करते हैं? कोई भी? यानी कि बिना रिवीजन के आप क्लास में आ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है बेटा पढ़ाई करने का। आप सर रिवीजन मिनिमम से 1 आप यूनिट
एंड मैक्सिमम 2 यूनिट होता है तब। वो आपने कॉपी में देख लिया होगा इतनी देर में, तो आपने, ये गलत तरीका है ना। आप रिवीजन करें और पढ़ाई करें। 1 मार्च से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम, पता है आपको? पता है? कब से सर? 1 मार्च से आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो सिलेबस तो आपका आराम से हो तो जो जाएगा। सर जो अभी अभी ज्वाइन किया है उसका किस तरह होगा सर? कराएंगे, उसका कराएंगे हम, जो भी है तरीका कराएंगे। किसकी दिक्कत है? आपको दिक्कत है क्या? जी सर, मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो एक काम करें, अभी 1 बजे के बाद कॉल करें मुझे, अपन डिस्कस करते हैं उसका। ठीक सर है? नंबर आपका नहीं है मेरे पास। नंबर CS वाले ग्रुप में आप ऐड हो, CS3 में? जी जी हाँ, तो वहाँ चेक कर लेना, मेरा मेरा मैसेज किया होगा तो वहीं चेक कर लेना आप, है ना। मिल जाएगा नंबर आप। सर मैं वहाँ पे नहीं ऐड हूँ। हाँ, तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दो, अभी कोई भी स्टूडेंट आपको ऐड कर देगा। डाल दो मैसेज, आपका कमेंट कर, आपका नंबर दे दो, कोई भी ऐड कर लेगा। तो प्लेन स्केल कब हम यूज करते हैं? प्लेन स्केल हम जब यूज करेंगे जब मिनिमम 1 यूनिट और मैक्सिमम 2 यूनिट का स्केल पर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? सर प्लेन व्हाट्सएप स्केल क्या नंबर। है? हाँ बेटे, डाल दो व्हाट्सएप नंबर, डाल के छोड़ दो, अब मैं क्लास ले लेता हूँ। ठीक है? तो प्लेन स्केल हम जब यूज करेंगे, प्लेन स्केल क्या है? इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। याद रखिए, स्केल बना रहा है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही होना चाहिए, यानी कि ये मेजर करने की कंडीशन में होना चाहिए। पता चले आप इसको रफली बना दें, सही से नहीं बनाए, तो उससे मेजरमेंट आप नहीं ले सकते, तो उसका मतलब ये स्केल किसी काम का नहीं है। तो स्केल आप ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है? पहले इस पे क्वेश्चन हम लिखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन लिखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ, construct a scale of 1 centimeter is equal to 1 meter, 1 centimeter is equal to 1 meter, and to read up to, and to read up to, and to read up to meters and decimeters, meters and decimeters, meters and decimeters, and long enough to measure up to, long enough to measure up to, up to 14 meters, 14 meters, and long enough to measure up to 14 meters. So on this, so on this scale, so on this scale, a distance of, a distance of 12.4 meters. ये क्वेश्चन है। ये सारे जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ आपको मैं शेयर भी करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके पास, ताकि उसको भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते जो मैं एग्जैक्ट क्लास में करा रहा हूँ क्वेश्चन एज इट इज वही आएगा। इसमें थोड़ा घुमा फिरा के, डेटा चेंज करके, आपको कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। तो मैं क्वेश्चन कुछ शेयर करता रहूंगा डेली बेसिस पे, आपको वो क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, और वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन
भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए हैं, उसके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा, तो वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। तब आप कह सकते हो कि अब मैं किसी भी इस तरह क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर सकता हूँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा, मगर आपको उसके लिए वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे। सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूँ। डेटा जो जो गिवन है मैं एक तरफ नोट डाउन कर लूंगा, यहाँ कर देता हूँ नोट डाउन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 मीटर है, ये डेटा गिवन है। और दिया हुआ है एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 14 मीटर, यानी कि एम एल दिया हुआ है, इसे कहते हैं मैक्सिमम लेंथ। ये दिया 14 मीटर। शो कितना डिस्टेंस करना है, मुझे कितना शो डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कितना शो करना है, रीड करना है स्केल पर, ये करना है 12.4 मीटर। तो ये डेटा क्वेश्चन में मुझे अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। तो ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है, मैंने इस डेटा को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब इस डेटा के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे निकालना होगा आर एफ। क्या निकालना होगा, आर एफ। आर एफ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर सर एफ? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फैक्टर। फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आर एफ निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कुल मिला के आसान शब्दों में कहें, ड्राइंग का साइज, ड्राइंग में जो लिया गया वो साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज, यानी कि ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। इसका मतलब यही हुआ ना, आसान शब्दों में कहें तो ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये दिया है क्वेश्चन में आपको। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस है और ड्राइंग में उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर जो एक्चुअल डिस्टेंस था उसको ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया गया है। तो अब मैं न्यूमरेटर में क्या रखूंगा, ड्राइंग वाला साइज या एक्चुअल साइज? सर ड्राइंग वाला साइज। ड्राइंग वाला साइज, यानी कि ड्राइंग वाला साइज ऊपर लिखना है। ड्राइंग वाला साइज क्या होगा, 1 किलोमीटर, 1 मीटर की 1 सेंटीमीटर, ये होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल साइज लिखूंगा नीचे, कितना साइज एक्चुअल है, 1 मीटर है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था आरएफ क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि दोनों यूनिट कहीं ना कहीं आगे जाके आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हम जनरली आरएफ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में क्या करते हैं, छोटी यूनिट को हम वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, छोटी यूनिट को हम एज इट इज रहने देते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कब तक कन्वर्ट करेंगे इस मीटर को, जब तक ये सेंटीमीटर में नहीं आ जाए, और जैसे सेंटीमीटर में जाएगा यूनिट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो इस 1 के अंदर, मतलब 1 से मैं अगर 100 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये इसकी यूनिट मीटर से बदलकर सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी यूनिट मीटर से बदल के कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर। और दोनों जब यूनिट सेम हो जाएगी तो यूनिट आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1/100। क्या मिलेगा, 1/100। तो 1/100 क्या हो जाएगा, आरएफ हो जाएगा। यानी कि इस ड्राइंग को मैं कितना छोटा करके बना रहा हूं, मैं 100 गुना छोटा करके बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आरएफ निकालना है। कुछ क्वेश्चंस में आरएफ आपको क्वेश्चन में दिया होता है, गिवन होता है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं किसी क्वेश्चन में आरएफ नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना जरूरी है, कि बिना आरएफ के आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते।
जैसे ही आप RF निकाल लेते हो, आपको एक फैक्टर और निकालना होता है जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि एक चीज और निकालनी पड़ती है जिससे कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। मैं इसके एक काम करता हूँ, फुल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें। लेंथ ऑफ स्केल, SCALE, इसे कहते हैं LOS शॉर्ट में। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? LOS, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का तरीका होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। अभी ये निकालो, उसके बाद बताऊंगा मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल में क्या अंतर है। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर लो, पहले लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे RF और मैक्सिमम लेंथ में अंतर क्या है। तो RF कितना है, सॉल्व किया ना अपन ने अभी, कितना निकल के आया 1/100। और मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? मैक्सिमम लेंथ में क्वेश्चन में क्या दिया था कि 14 स्केल मीटर। कम से कम 14 मीटर लंबा होना 14 चाहिए, है ना, कम से कम 14 मीटर लंबा स्केल होना चाहिए। तो वो है मैक्सिमम लेंथ। तो वो मैक्सिमम लेंथ 14 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया है? 14 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल जो होता है उससे हमेशा हमें सेंटीमीटर तक लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर वाला है, यानी कि उसको हम सेंटीमीटर में रीड करते हैं। तो जो हमारे पास स्केल है सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा सेंटीमीटर में ही लेके आएंगे। फिलहाल में अभी किस में है, ये मीटर में है। मीटर को मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये मीटर में है, और जैसे ही इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो तुरंत ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया? 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना निकल के आया? 14 सेंटीमीटर। तो एक काम कर रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ इसको नोट कर देता हूं, जो डेटा निकल के आया है। निकल के आया है मेरा 1/100, ठीक है, और लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया है 14 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस डेटा की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रब कर सकता हूं क्या? आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है लेंथ ऑफ स्केल मैंने कैसे फाइंड आउट किया। एक छोटा सा फॉर्मूला Yes, है sir. RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, और लेंथ ऑफ स्केल याद रखिएगा हमेशा सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर वाला है ना। वही स्केल आप यूज करते हैं, वही स्केल यूज कर रहे हैं ड्राइंग में, तो वो सेंटीमीटर में, इसकी लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में लेना है। सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। RF निकालने का फॉर्मूला आपको पता था, लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने। RF को मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम लेंथ से, तो आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ स्केल। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम लेंथ और RF मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल में अंतर क्या है, दोनों चीज क्या है। अगर ये समझ पाएंगे तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। मैक्सिमम लेंथ यानी कि स्केल कितना लंबा होना चाहिए, स्केल हम कितना लंबा ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम कितना लेंथ उस पे हम रीड कर सकते हैं, किस पे, स्केल पे। तो क्वेश्चन में साफ साफ किया गया है, क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन में क्या गया है, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 14 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो स्केल आप बनाने वाले हैं उसकी कैपेसिटी या उसकी रेंज या उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उस पे हम अगर 14 मीटर की डिस्टेंस भी मेजर करना चाहें, या उस स्केल से 14 मीटर की डिस्टेंस भी मेजर करना चाहें तो हम कर लें। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो स्केल की कौन सी रेंज हो गई? मैक्सिमम रेंज हो गई, यानी कि वो कौन सी लेंथ हो गई? मैक्सिमम लेंथ हो गई। कौन सी लेंथ हो गई? मैक्सिमम लेंथ। या यानी कि स्केल मैक्सिमम कितनी लेंथ का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने इसको ml से रिप्रेजेंट किया मैक्सिमम लेंथ, जो कि मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे 14 मीटर। यानी कि स्केल जो बनने वाला है मेरा वो कितना लंबा बनेगा? 14 मीटर लंबा बनेगा, 14 मीटर का। अब ये नहीं कहना कि शीट का साइज छोटा होता है, 14 मीटर कैसे आएगा उससे। ये स्केल का साइज है, क्योंकि अपन ने क्या लिया यहाँ पे? RF लिया ना। RF कितना लिया अपन ने यहाँ पे?
1/100 लिया है। 1/100 किसका फॉर्म है? ये रिड्यूसिंग स्केल का फॉर्म है। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो वो हमेशा स्केल कैसा होगा? रिड्यूसिंग स्केल होगा। तो रिड्यूस करके बनाना है, तो कितना है? 1/100, यानी कि 100 गुना छोटा करके बनाना है। तो ये आराम से शीट पे जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितना है? 14 मीटर है। अब बात आ रही है लेंथ ऑफ स्केल की, LOS, जो अभी सॉल्व किया और फाइंड की, उसकी वैल्यू हमने 14 सेंटीमीटर निकल के आया। कितना फाइंड किया मैंने? 14 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ ऑफ स्केल है क्या? एक्चुअली जब आप ड्रॉ करोगे स्केल को, और जो स्केल ड्रॉ करते हैं ना, वो कैसा स्केल बनेगा? जो स्केल आपके हाथ में अभी वैसा ही स्केल बनेगा यहाँ पे। तो जो स्केल आप बनाओगे, उस स्केल को जब हम शीट पे ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के लिए उसकी लंबाई मुझे क्या लेनी है? दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये स्केल कितनी मेजरमेंट के लिए बन रहा है? वो है मैक्सिमम लेंथ। और जब शीट पे स्केल को ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या लंबाई लेनी है स्केल की? वो है लेंथ ऑफ स्केल, जो सेंटीमीटर्स में होती है। तो कितना सॉल्व करने पे आया? ये 14 सेंटीमीटर आया। अब बताओ मुझे, किसी को मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल में कोई अंतर तो सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम लेंथ वह लेंथ होती है जितनी रेंज के लिए वो स्केल बनाया जाता है, और लेंथ ऑफ स्केल वह लेंथ होती है जिस लेंथ को लेके उस स्केल को शीट पे ड्रॉ किया जाता है। और सबको क्लियर है? यस सर। यस ना, मेरे हिसाब से इतना आसान शब्दों में बता दिया, मेरे हिसाब से किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूं। सबसे पहले क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूंगा। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक लाइन ड्रॉ। इस लाइन की लंबाई कितनी लेनी है मुझे? 14 मीटर। बेटा मीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर। ड्रॉ कर रहे हैं ना इसको अपन। ड्रॉ करने मीटर लूंगा कि मेरे पास हाथ में कौन सा स्केल है? मीटर वाला है कि सेंटीमीटर वाला है? सेंटीमीटर। तो अगर ये लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन की, सेंटीमीटर। हाँ, इस लाइन की लंबाई निकालने के लिए तो मैंने लेंथ ऑफ स्केल निकाला है। अगर ये लंबाई मुझे नहीं चाहिए होती तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। समझ रहे हो मेरी बात? ये लेंथ ऑफ स्केल निकालने का कारण यही है कि स्केल पे, शीट पे जब मैं स्केल ड्रॉ करूंगा तो स्केल पे मुझे क्या लेंथ लेनी है? यानी कि शीट पे मैं जब स्केल ड्रॉ करूंगा तो स्केल की लंबाई मुझे क्या लेनी है ड्राइंग में? उस लंबाई को निकालने के लिए तो मैंने क्या किया? लेंथ ऑफ स्केल निकाला है। अगर ये 14 मीटर ले लूंगा ऐसे तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लेंथ ऑफ स्केल क्यों निकाला मैंने? कि इसकी लंबाई निकाल सकूं कि शीट पे मैं एक स्केल ड्रॉ कर रहा हूं, तो स्केल कितना लंबा होना चाहिए इन सेंटीमीटर? तो वो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। थी मैंने 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। याद रखें, लाइन 14 सेंटीमीटर से कम ज्यादा किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन कम ज्यादा हो गई तो स्केल आपका वहीं गलत हो जाएगा, यू विल गेट 0 मार्क्स। तो आपका चेक ही नहीं चलेगा आगे। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ ऑफ स्केल के बराबर, जो निकाला 14 सेंटीमीटर। तो ये लाइन कितनी लंबी होगी? 14 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ये तो लंबाई हो गई। स्केल कैसा होता है? स्केल की लंबाई होती है, आप लेते हो 15 सेंटीमीटर लेते हो, आप लेते हो 30 सेंटीमीटर का लेंथ, वो लेंथ ऑफ स्केल हो गई। ठीक है, और आप लेते हो स्केल की चौड़ाई भी होती है ना, क्या होती है? एक विड्थ होती है। बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड यहाँ पे विड्थ है प्लेन स्केल की, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। हमेशा आपको प्लेन स्केल में विड्थ 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो आप यहां से कितना ऊपर जाएंगे? 1 सेंटीमीटर। यहां से कितना ऊपर जाएंगे आप? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको प्लेन स्केल में विड्थ 1 सेंटीमीटर ही लेना है। और फिर एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन, एक स्केल का फ्रेम तैयार हो जाएगा। बन गया स्केल का फ्रेम? बन गया स्केल का फ्रेम? तो ये हो गया स्केल का फ्रेम। ठीक है, ये बन गया स्केल का फ्रेम। और याद रखें, ये स्केल के फ्रेम में 2-3 चीज याद रखनी है। ये लाइन कैसी होनी चाहिए आपस में? ये दोनों पैरेलल, वो दोनों पैरेलल, ये आपस में 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये लाइन तिरछी नहीं होनी चाहिए। इंक्लाइंड आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो स्केल गलत हो जाएगा। पहली बात ये ध्यान देनी है। दूसरी ध्यान देनी है, इसकी लंबाई स्केल की क्या होगी?
हमेशा लेंथ ऑफ स्केल के बराबर होगी, जो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ स्केल, प्लेन स्केल में इसकी वेट हमेशा 1 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है, इसका फ्रेम की बाउंड्री, क्योंकि ये कहलाती है आउटलाइन। तो ये आउटलाइन यानी कि बाहर की बाउंड्री जो ऑब्जेक्ट की होती है उसे कहते हैं आउटलाइन। आउटलाइन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हमेशा डार्क लाइन से बनाई जाती है, कहते हैं बाउंड्री इज ऑलवेज डार्क। तो इसे हमेशा कैसे बनाओगे, डार्क लाइन से ही बनाओगे। तो ये डार्क लाइन यानी कि एच पेंसिल से आपको बनाना है। इतना समझ में आ गया आपको? सर ये एच पेंसिल से बनाना था। हाँ, आउटलाइन हमेशा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बाउंड्री होती है। कभी स्केचिंग की होगी, कभी बाउंड्री बनाते हो, कैसे बनाते हो? ब्लैक कलर के स्केच से बनाते हो, जनरली डार्क बनाते हो ना उसको आप। तो यही है, ये आउटलाइन है, मतलब बाउंड्री है इसकी, स्केल के फ्रेम की बाउंड्री है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सब जो बनेगा स्केल इसके अंदर ही होगा, यानी कि ये डार्क लाइन से बनाना है, ठीक है। यानी कि एच पेंसिल यूज करनी है। सर एच पेंसिल तो लाइट वाली होती है ना, बी पेंसिल होती है ना डार्क वाली। बेटा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की पेंसिल बी नहीं होती है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए 3 तरह की पेंसिल अपन लेते हैं, 2H, 3H या H। इसके अलावा ओके सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कोई सी पेंसिल यूज नहीं करते हैं। वो ड्राइंग पेंसिल होती है, मगर स्केचिंग के काम के लिए आती है वो। जी सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 3 तरह की पेंसिल होती हैं, 2H, 3H और H। एच भी पेंसिल जो होती है, जो आप बचपन से लिखते आए थे, यस वो सर। भी ड्राइंग पेंसिल नहीं होती है। वो ड्राइंग पेंसिल कैटेगरी में नहीं आती है। पेंसिल तो होती है ओके एक सर। ही टाइप की। पेंसिल कितने तरह की होती है? 18 तरह के ग्रेड में पेंसिल आती है, मगर सारे के सारे ड्राइंग पेंसिल नहीं होती है। ड्राइंग मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं। जो आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है ना, उसमें सारी पेंसिल यूज कर सकते हो आप, मगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो पेंसिल नहीं यूज होती, वो ड्राइंग पेंसिल नहीं कहलाती है। ड्राइंग यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो डार्क के लिए आप मैक्सिमम डार्कनेस एज ग्रेड तक जाएंगे। एज ग्रेड के बाद और डार्कनेस पे आप नहीं जाएंगे, यानी कि दूसरी पेंसिल आप परचेज नहीं करेंगे। मैक्सिमम डार्कनेस एज ग्रेड की होनी चाहिए, तो एज पेंसिल से आप बनाएंगे। और 2H या 3H पेंसिल वो और लाइट हो जाती है, क्योंकि इनका जो ग्रेफाइट होता है और हार्ड हो जाता है। डार्क लाइट लाइंस के लिए 2H या 3H में से कोई भी पेंसिल आप ले सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। तो फ्रेम बन गया इसका। लेंथ अपन ली, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर विड्थ ली 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टाइम देख लो, बट टाइम कितना हो गया उसके हिसाब से क्वेश्चन बताना पड़ेगा। है टाइम अपने पास, 11:20 हुआ है। अब इसके पार्ट करने हैं मुझे। इसके क्या करने हैं? पार्ट करने हैं। स्केल में पार्ट होते हैं ना, आपने स्केल देखा होगा आपका 15 सेंटीमीटर स्केल आपने मार्केट से परचेस किया, तो उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में पार्ट बने होते हैं, लाइन बनी होती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही लाइनिंग बनानी है, पार्ट करने हैं आपको। तो पार्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस स्केल पे कितने पार्ट करूं। ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में, कि स्केल जो बना रहा हूँ, स्केल के मैं कितने पार्ट करूं। तो ये अंदाजा आपको लगेगा मैक्सिमम लेंथ से। क्या लगेगा? इसका अंदाजा आपको लगेगा, इसका आइडिया आपको मिलेगा मैक्सिमम लेंथ से। यानी कि स्केल मुझे पहले चीज बनाना कितना बड़ा है। मार्केट जाते हो स्केल लेने, क्या बोलते हो? 15 सेंटीमीटर वाला स्केल देना, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल देना, यही बोलते हो ना? ऐसा तो नहीं बोलते स्केल दे दो आप मुझे, ऐसा करते हैं क्या? जितना लेंथ का सर स्केल चाहिए वही मांगते हैं ना उससे अपन, स्टेशनरी वाले से। क्या बोलते हैं? यस 15 सर। सेंटीमीटर वाला दे दो, या 30 सेंटीमीटर वाला दे दो, या और बड़ा स्केल दे दो। जिस लेंथ का चाहिए वही स्केल चाहिए अपन को। तो इसके बना किसके लिए रहे हैं अपन? इसलिए मैक्सिमम लेंथ के लिए। यानी कि जो स्केल आपने बनाया है अभी, वो किस लेंथ के लिए बन रहा है? 14 मीटर लेंथ के लिए बन रहा है। किस लेंथ के लिए बन रहा है? 14 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा? 14 मीटर के बराबर होगा। तो हम इसे कितने पार्ट कर लें? हम एक काम करते हैं, इसके 14 पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट कर लेते हैं? 14 पार्ट। जनरली 90% क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ की जो वैल्यू है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको पार्ट कितने करने हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ में 14 दी हुई है। तो अगर मैं पूरा स्केल 14 मीटर के लिए बना रहा हूँ, और अगर इसके मैं 14 पार्ट से कर रहा हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके 14 पार्ट करूंगा। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का। बेटा सेंटीमीटर कहाँ से हुआ रे? स्केल तो मीटर यूनिट में बन रहा है ना, सेंटीमीटर कहाँ से हुआ? सेंटीमीटर तो भाई इसकी लेंथ है। इसके लेंथ के बाद इस सेंटीमीटर को भूल जाओ, दिमाग से हटा दो उसको। एलओएस को तो भूल ही जाओ। इसके बाद एलओएस का काम ये है कि ड्राइंग करने में स्केल की लंबाई मुझे क्या लेनी है, बस वो एलओएस है, वो लेंथ ऑफ स्केल है। इसके बाद लेंथ ऑफ स्केल को भूल जाना।
इसके बाद ध्यान रखो मैक्सिमम लेंथ, कितना मैक्सिमम लेंथ है ये, पूरा स्केल यहाँ से आना कितने मीटर का बनेगा, ये बनेगा 14 मीटर का। और अगर इस स्केल के 14 पार्ट कर दूं तो ये पार्ट कितने मीटर का हो जाएगा, 1 मीटर एक का होगा मीटर ना, का सर। यूनिट तो मीटर ही रहेगी इसकी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैं 14 पार्ट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इसके मुझे 14 बराबर पार्ट करने हैं। और पार्ट करने के तरीका आपको पता है ना, ये आपने साइक्लॉइड में किया था, याद आ रहा है? यस सर। साइक्लॉइड में किसी लाइन के अपन ने 12 पार्ट किए थे, याद आ रहा है वहां पे? यस सर, याद आ रहा है। और अपन ने इन्वोल्यूट ड्रॉ किया था सर्कल का, उसमें भी सेम मेथड यूज की थी अपन ने, उस लाइन के अपन ने 12 पार्ट किए थे, तो वही मेथड यहाँ पे यूज करना है। याद रखें, किसी लाइन के आपको बराबर अगर पार्ट करने हैं तो सबका मेथड सेम है। ठीक है, एक लाइन मैंने लिया यहाँ पे, कितने पार्ट कर रहा हूँ इसके, 14 पार्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 14, कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके, 14 पार्ट कर दिए। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में ज्वाइन करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। और फिर ड्राफ्टर क्या करेंगे, इस लाइन पे एडजस्ट करेंगे, फिर ड्राफ्टर को टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ जितनी भी लाइन इन पॉइंट से बनेगी सारी लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये सारी लाइन कैसी होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। हो सकता है कि मेरा थोड़ा बहुत फिगर सही नहीं बने, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं रफ फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंसेस कम ज्यादा मेरी हो सकती है। मगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे विद इंस्ट्रूमेंट तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे, और अगर मेथड सही यूज कर रहे हैं आप तो ये सारे पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होंगे। अगर ये मेथड आप सही से यूज कर रहे हैं, ड्राफ्टर सही से यूज कर रहे हैं, लाइन सही से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारे पार्ट आपको बराबर मिलेंगे। ये सारे पार्ट कर दिए, और साथ साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सटेंशन लाइन ले रहा हूँ। पहले यहाँ से लेकर एक्सटेंशन लाइन मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन मैंने यहाँ पे लिया, और एक्सटेंशन लाइन को याद रखिए हमेशा ज्वाइन करते हैं बाय डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन ली मैंने, यहाँ पे लिखूंगा इस लाइन को, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सर लेंथ ऑफ स्केल। हाँ इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। यानी कि ड्राइंग पर स्केल की लंबाई मैंने कितनी ली, यानी कि जो लंबाई ड्राइंग करने में स्केल की ली जाती है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना निकल के आया था मेरा, 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखूंगा मैं 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। याद रखिए लेंथ ऑफ स्केल बस लंबाई है ड्राइंग करने के लिए जो स्केल की ली जाती है, बाकी पूरा काम इस डेटा का है। लेंथ ऑफ स्केल को क्या भूल जाना, दिमाग से हटा देना। एक बार लाइन खींची अपन ने, ये इसका लेंथ ऑफ स्केल को भूल जाना, तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमने 14 पार्ट क्यों किए, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 14 मीटर था, पूरा स्केल 14 मीटर का बन रहा है, मैं 14 पार्ट कर देता हूँ उसके, 14 पार्ट कर दूंगा तो ये पार्ट 1 मीटर का हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करनी है, यानी कि स्केल यूज करते हैं ना, आपके स्केल पे लिखा होता है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लिखा होता है ना, 1 2 3 4 5। इस तरह इस स्केल को भी किस वैल्यू में रीड करोगे तो वो वैल्यू आपको लिखनी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखनी है। तो अपन आपका जो स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट। मगर ये जो स्केल होगा हमेशा एक पहले वाले से ना होके यहाँ से स्टार्ट होता है, 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में 13। एक पार्ट कितने का है, एक पार्ट कितने का है इसका, 1 मीटर का है। 1 मीटर। कितने का है, तो इसका मतलब रीड किस में करेंगे अपन, इसको मीटर में रीड करेंगे। यहाँ पे लिखोगे इसकी यूनिट METRE, यहाँ पे इसकी यूनिट लिखोगे मीटर, यानी कि इस स्केल के पार्ट को मैं मीटर में रीड करूंगा। ठीक है ना, सबको क्लियर है? RF की जगह यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमेशा RF लिखा जाता है, बिल्कुल बीच में RF 1/4
100। तो RF हमेशा आप यहीं पर लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। अब क्या करूंगा, अभी स्केल में मेन पार्टीशन हुई क्या, नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टर को लूज करेंगे, डायरेक्टर को इस एल शेप पे एडजस्ट करेंगे, यानी कि दो लाइन दिख रही है ना आपको, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे डायरेक्टर को लाइक दिस लेके आएंगे, जैसे ही एडजस्ट हो जाएगा डायरेक्टर यहाँ पर, इस एल शेप का डायरेक्टर एडजस्ट जाएगा, उसको टाइट करेंगे और यहाँ से जितने भी पॉइंट मार्क किए थे यहाँ से वर्टिकल लाइन लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो ये स्केल के इस तरह से कितने पार्ट हो जाएंगे, 14 पार्ट्स हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, 14 पार्ट। 0 के आगे वाले 13 पार्ट हो जाएंगे और 0 के पहले वाला 1 पार्ट, यानी कि 13 + 1 कितने पार्ट हो गए, ये 14 पार्ट हो गए। सबको क्लियर है? अभी रफली बनाया है, थोड़े बड़े छोटे पार्ट मेरे हो सकते हैं, मगर आप जब डॉक्टर से बनाएंगे तो आपके सारे पार्ट्स बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। आपके सारे पार्ट्स कैसे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अभी आप भले फेयर ड्रॉ नहीं करो, तो रफली ड्रॉ कर लो और फिर शाम तक मुझे इसको शेयर करना, ठीक है? फेयर ड्रॉ कर। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है तो वेरी गुड। अगर आप बोल रहे हैं कि आपको आता है, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि सबको आ गया है, ठीक है? अब ये मेन डिवीजन तो होगा स्केल के। जो आपने स्केल देखा है, जो आप यूज करते हैं, उसमें कितनी यूनिट्स होती हैं? नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो ऊपर तो इंच होता है, नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो कितनी यूनिट्स हो सकती है उसमें? 1 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में रीड करूंगा। और एक पार्ट क्या होता है, जो एक पार्ट होता है 1 सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर भी मार्किंग होती है, नहीं होती है? mm हाँ, mm होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 यूनिट क्वेश्चन में दी गई थी। कौन कौन सी 2 यूनिट थी वो? मीटर, डेसीमीटर, 2 यूनिट थी उसमें क्वेश्चन में। ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कौन कौन सी यूनिट थी? मीटर और डेसीमीटर। यानी कि 0 से राइट वाला हिस्सा जो स्केल का है उसको मैं मीटर में रीड करूंगा और इसके पहले वाला हिस्सा है इसको मैं डेसीमीटर में रीड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अभी ये एक पार्ट कितने का है? 1 मीटर का है। और अपन को पता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। होते नहीं होते? पहले बताओ मुझे, अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले मैंने, हाँ सर होते है ना? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो पार्ट है इसको मैं 1 मीटर कहूं या इसको 10 डेसीमीटर कहूं, बात एक ही है ना? आपका जो स्केल आपके हाथ में है, पहला वाला 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर वाले पार्ट को अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर और उसी को मैं कहूं 10 मिलीमीटर, बात तो एक ही है। उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे, इस पहले वाले पार्ट को अगर बोलूं 1 मीटर, अगर इसे बोलूं मैं 10 डेसीमीटर, बात बराबर है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, इसलिए दोनों चीजें एक ही है, ठीक है? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये 12.4 मीटर का मतलब क्या हुआ? 12.4 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 12 मीटर और 4 डेसीमीटर। 12.4 मीटर का मतलब क्या हुआ? 4 मीटर 10 डेसीमीटर। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके स्केल पे आपने लिया है 5.2 सेंटीमीटर लिया, तो 5 क्या हुआ यहाँ पे? सेंटीमीटर, और 2 क्या हुआ यहाँ पे? मिलीमीटर। हुआ नहीं हुआ? पहले बताओ मुझे। यस सर। यस सर जैसे 5.2 सेंटीमीटर को आप बोलते हो, या फिर बोल दो 52 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, कितना हो जाएगा? 50 और 2 52 हो गया। 52 मिलीमीटर बोल सकते, या कह सकते हो 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। उसी तरह से आप इसको बोल सकते हो 12.4 मीटर मतलब क्या हुआ? 12 मीटर 4 डेसीमीटर, क्योंकि मीटर के बाद यूनिट कौन सी आती है? मीटर के भी डिवीजन करोगे तो मीटर के बाद यूनिट डेसीमीटर आती है। जैसे सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? मिलीमीटर आता है। उसकी छोटी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर होगी। सिमिलर उसी वे में मीटर की छोटी यूनिट क्या होगी? मीटर के बाद डेसीमीटर होगी। तो 12.4 मीटर मतलब हुआ 12 मीटर 4 डेसीमीटर।
ठीक है, सबको क्लियर इतना? अब Yes, sir. मुझे इस स्केल पे शो कितना करना था, 12.4 मीटर शो करना था, यानी कि 12 मीटर शो करना है। इस स्केल से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जीरो से लेकर राइट में जो स्केल का पोर्शन है, जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, उस पे बस मैं मीटर पढ़ सकता हूँ, इसके अलावा डेसीमीटर उस पे नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब उस पे डेसीमीटर में पढ़ नहीं सकता। तो डेसीमीटर क्या करना पड़ेगा मुझे, इस पहले वाले पार्ट के भी पार्ट करने होंगे, यानी कि इसके भी पार्ट करने होंगे। तो उसके पार्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले देखना है मुझे कितने पार्ट करने हैं इसके। कोई बताएगा मुझे इसके मुझे कितने पार्ट करने हैं? 10। सर 10। अच्छा, 10 से ज्यादा या कम कर सकता हूँ क्या मैं? नो सर। 10 से ज्यादा कम मैं किसी कीमत पे नहीं कर सकता। अगर कर दिया ये स्केल वहीं गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे 1 मीटर बोलूं या 10 डेसीमीटर बोलूं, बात एक ही है। क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, यहाँ पे 10 ही पार्ट करने हैं। जैसे आपका स्केल है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। तो आप जितने भी स्केल मार्केट खरीदेंगे, सब में कितने पार्ट रहेंगे 1 सेंटीमीटर में? 10 ही रहेंगे ना। Yes, 10 sir. से कम ज्यादा मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, 11 मिल जाएंगे, ऐसा होता है कभी क्या? नहीं। No, sir. उस स्केल पे No, 10 पार्ट ही क्यों, उस स्केल पे 10 ही पार्ट क्यों किए गए? इसलिए किए गए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए वहां पे 10 पार्ट ही होंगे। सिमिलर उसी में यहाँ पे भी 10 पार्ट होंगे। क्यों होंगे? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पे 10 ही पार्ट होंगे। 10 से कम ज्यादा हुए स्केल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उससे मेजरमेंट आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे मैं 10 पार्ट करूंगा। पार्ट करने का तरीका ऑलरेडी आपको पता है ना। एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके, या फिर कॉम्पास से आप कर लें, या फिर आप स्केल रख लें। अगर आपको लग रहा है कि डिस्टेंस कम है, स्केल रखो, एक लाइन ड्रॉ करो, हर आधे सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लो, या फिर हर 3 सेंटीमीटर पे, सॉरी 3 मिलीमीटर पे, मतलब हर 3 मिलीमीटर में स्केल रखो, 3 mm बढ़ाते जाओ, 3 सेंटीमीटर में 10 पार्ट हो जाएंगे इसके। ऐसा कर लो, हर 3 mm पे ले लो। हर 3 mm पे लोगे तो ये कितने पार्ट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट करने थे मुझे इसके? 10 पार्ट करने थे। तो ये बहुत छोटे डिस्टेंस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है। ज्यादा लंबी लाइन लेके करोगे तो आपसे सही हो सकता है नहीं आ पाए, लाइन आपस में इंटरसेक्ट होने लगे, टच होने लगे। तो क्या करेंगे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इससे थोड़ा ज्यादा एंगल पे, और आप तो स्केल रखिए, स्केल पे आप हर 3 mm पे एक छोटा सा पॉइंट मार्क कर लीजिए। कॉम्पास से मत करिए, स्केल से कर लीजिए, बिल्कुल सही डिस्टेंस पे आ जाएगा। नहीं तो कॉम्पास से मुझे मालूम है कम ज्यादा कर दोगे आप। अब स्केल से मार्क कर लीजिए 10 पॉइंट, हर 3 सेंटीमीटर लाइन पे पूरा काम हो जाएगा। फिर आखिरी वाले पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे? 0 ज्वाइन करेंगे, लाइक दिस। और जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया था वो मेथड यहाँ यूज करेंगे, यानी कि इस लाइन पे आप ड्राफ्टर सेट करेंगे, और इस लाइन के पैरेलल इन सारे पॉइंट से लाइन ऊपर की तरफ आप प्रोजेक्ट करनी है। इस पे ड्राफ्टर सेट किया, और उसी स्केल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके? 10 पार्ट कर दिए। सबको क्लियर है इतना? जो Yes, मेथड sir. मैंने यहाँ पे यूज किया था, सेम मेथड यहाँ यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने आसान बता दी, कॉम्पास से कर पा रहे हैं बराबर पार्ट तो ठीक है, नहीं कर पा रहे स्केल रखो, और 3 mm पे एक पॉइंट मार्क कर दो। 3 सेंटीमीटर में 10.5 पॉइंट मार्क हो जाएंगे। सबसे आखिरी वाले को 0 से ज्वाइन करो, और इस पर ड्राफ्टर सेट करके लाइन से सारे पॉइंट से उसके पहले लाइन ड्रॉ करते जाओ, इस लाइन तक सारे बराबर पार्ट हो जाएंगे। फिर क्या करना है? ड्राफ्टर सेट करना है अगेन इस पर, यानी कि जैसे ये पार्ट किए थे ना मैंने, वैसे पार्ट मुझे यहाँ से करने हैं। आपका स्केल जो होता है उसमें भी पार्ट बने होते हैं, मिलीमीटर वाली लाइन बनी होती है। तो यहाँ से 10 पार्ट होंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस तरह से कितने पार्ट हो जाएंगे? 10 पार्ट हो जाएंगे। याद रखें, इस वाले काम को करने के लिए और इस वाले काम को करने के लिए पेंसिल को शार्प कर लेना, पेंसिल को अच्छे से बारीक कर लेना, शार्प कर लेना, नहीं तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएगी? मिलने लगेंगी।
अलग अलग लाइन बने, यहाँ इसकी पोर्शन को बिल्कुल बारीक शार्प पेंसिल से करना, ठीक है। अब ये जो लाइन दिख रही है बीच की, ये भी पार्टीशन लाइन है मेन, मगर ये लाइन क्या होना चाहिए, बाकी जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, फ्रेम की लाइन और ये लाइन, इससे थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, यानी कि ये लाइन बीच की रहेंगी मीडियम, और ये जो लाइन मैंने बनाई है नीचे की, ये सब लाइन ये रहेंगी बिल्कुल लाइट, ठीक है। फ्रेम की लाइन और मेन पार्टीशन लाइन ये डार्क रहेंगी, एक जैसी डार्क कर सकते हैं इनको आप, मगर ये जो सब पार्टीशन की जो लाइन है जो मैंने बनाई है अभी व्हाइट कलर से, इनको आपको रखना है मीडियम, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, ठीक है। सबको क्लियर इतना? अब इस वाले पार्ट को रीड में किस यूनिट में करूंगा? डेसीमीटर में। किसमें रीड करूंगा मैं? डेसीमीटर में। कैसे पता करें? यहाँ पे एक पार्ट कितने का है? 1 मीटर का है, इसकी यूनिट मीटर हो गई। इसमें एक पार्ट कितने का है? पूरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पार्ट की बात कर रहा हूं। एक पार्ट कितने का है? सर 1 मीटर। अरे मीटर कहां से आ गया भाई? डेसीमीटर। पूरा डेसीमीटर का सर। एक पार्ट कितने का? 1 डेसीमीटर का है। ये पूरा 10 डेसीमीटर का है ना, ये 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी कि पूरा पूरा 10 डेसीमीटर है, यहाँ से 10 डेसीमीटर है। मैं बात कर रहा हूँ एक पार्ट की। एक पार्ट कितने का हुआ? 10 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर, हुआ ना। 10 डेसीमीटर को अगर ये पूरा 10 डेसीमीटर है, इसमें 10 पार्ट कर दिए मैंने, तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 8 डेसीमीटर का होगा ना। तो इसका एक पार्ट 8 डेसीमीटर का, यानी कि यूनिट क्या हो गई है? डेसीमीटर हो गई है। क्या हो गई है? डेसीमीटर। यानी कि आप देख लें, एक पार्ट जिसके बराबर होगा वो इसकी यूनिट होगी। एक पार्ट किसके बराबर है? 8 डेसीमीटर के बराबर, यानी कि इसकी यूनिट हो गई डेसीमीटर। सबको समझ आ गया? यस सर। आज तो कर लिए मैंने, यूनिट भी देख ली, मगर मुझे इसको इसमें नंबर भी देने पड़ेंगे ना। यहाँ पे आपके इसमें नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अगर वो नंबर नहीं दे, रीड कर पाओगे इसको क्या? अगर वो नंबर देना, नंबर ही नहीं दे रीड करने के लिए, वैल्यू नहीं दे कुछ भी, तो रीड कर पाओगे इसको क्या? आप बताओ। नहीं कर पाओगे ना। नहीं यहाँ पे इस पार्ट में भी नंबर, जैसे नंबर दिए ना मैंने 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर यहाँ भी देने, मगर यहाँ पे स्पेस कम है, ये कंजेस्टेड एरिया है इस स्केल का, तो यहाँ पे पूरे नंबर नहीं लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5। एक पार्ट कितने का है? 8 डेसीमीटर का है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 काउंट करना है मुझे। 1 2 3 4 5, ये बीच वाला क्या हो जाएगा? 5, इसे बीच में लिख दूंगा 5। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 6 7 8 9 10, सबसे आखिरी वाला हो जाएगा 10। तो इस तरह से बस लिखोगे, 0 तो यही रहेगा, 5 लिखोगे बीच में, और लास्ट में लिखोगे 10। इस तरह से लिखना है आपको। पूरा वैल्यू लिखने की जगह नहीं है, तो उसको पूरी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखनी। यहाँ जगह थी अपने पास, ऐसे पूरा लिखा अपन। यहाँ अगर यहाँ जगह भी नहीं होती तो नहीं लिखते अपन। तो ये हो गया 0 5 10, यूनिट हो गई डेसीमीटर। अब ये स्केल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये स्केल पूरी तरह से बन चुका है, स्केल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर इतना? स्केल में आप किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब बस शो करना है डिस्टेंस। कितना शो करना था अपन को? वहां देखो 12.4 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? 12 मीटर 4 डेसीमीटर। उसका मतलब क्या हुआ? 12 मीटर 4 डेसीमीटर, यानी कि ये 0 से लेकर राइट वाला पार्ट मीटर का है, और 0 से लेफ्ट वाला पार्ट डेसीमीटर का है। तो 12 मीटर कहाँ रीड करूंगा? 0 से लेफ्ट में कि 0 से राइट में? 0 to राइट में। हाँ, राइट में रीड करूंगा। तो 0 से राइट में रीड किया, यानी कि 0 से राइट में रीड करूँ, कितने चाहिए? 12 मीटर। तो ये 12 पे गया, एक लाइन मैंने बना ली ऐसी, ये एक्सटेंशन लाइन है। इसी लाइन को आगे बढ़ाना है, ये लाइन को तिरछा नहीं करना चाहता अभी, इसी लाइन को सीधा करना है ऊपर। इसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 12 मीटर। अब इसमें प्लस कितना करना है मुझे? इसमें करना है 12 डेसीमीटर जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना जाएगा डिस्टेंस? 12.4 मीटर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो 12 मीटर ले लिया है, इसमें मुझे 4 डेसीमीटर काउंट करना है। अब डेसीमीटर वाला पार्ट कहाँ है स्केल का? 0 से लेफ्ट में है। 0 से लेफ्ट वाला हिस्सा पूरा डेसीमीटर का है, 0 से राइट वाला हिस्सा पूरा मीटर वाला है। अभी 4 डेसीमीटर लेना है। एक पार्ट कितने का है यहाँ पे?
एक पार्ट डेसीमीटर कितने का है? 1 डेसीमीटर का। 1 डेसीमीटर एक का। डेसीमीटर का है। हाँ, तो 0 से लेफ्ट में जाएंगे 1 2 3 4, 4 नंबर वाली जो लाइन है इससे एक लाइन ऊपर ले जाएंगे अपन, लाइक दिस। अभी 0 से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये है 4 डेसीमीटर। कितना है ये? 4 डेसीमीटर। 4 डेसीमीटर और यहां से लेकर 12 मीटर, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया? 12.4 मीटर। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक मैं एक डायमेंशन लाइन ले लूंगा और यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूंगा 12.4 मीटर। इस तरह से स्केल को मैं रीड करूंगा और डिस्टेंस को शो करूंगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इसको नो सर। पक्का नहीं है? एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद आपको ना कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, 5-6 क्वेश्चन शेयर करूंगा प्लेन स्केल के, और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और थोड़ी देर में आपको वो क्वेश्चन शेयर करूंगा और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं प्लेन स्केल से बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है? इसके बाद चलेंगे डायगोनल स्केल पे अपन, ठीक है? यस सर। क्योंकि 1 मार्च से एग्जाम है ना अपना, मैं सारे क्वेश्चन क्लास पे नहीं करा सकता, लिमिटेशन है मेरी। तो मैं कुछ क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको शेयर करूंगा, वो प्रैक्टिस करना है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो करना ही करना है आपको, ठीक है? ओके सर। वो आपको करना ही करना है, ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। तो जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जितने क्वेश्चन मैं आपको